चैप्टर नंबर फर्स्ट आरटीआई अधिनियम। आरटीआई अधिनियम की मात्रा उसका पूरा नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसकी मात्रा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। तो इसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 2 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। भाग कितने हैं? भाग 6 हैं, इसमें अध्याय 6 है, ठीक है। कितने हैं? अध्याय 6 हैं। और धाराएं कितनी हैं? तो 31 धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं, ठीक है। आरटीआई क्या है? एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 के 1 में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख। और दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में आरटीआई से मुक्ति दी गई है कुछ संस्थाओं को, ठीक है। कुछ संस्थाओं को आरटीआई से मुक्ति दी गई है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करें, देखो इसमें आरटीआई अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 2019 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया था, जो कि 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ, ठीक है। जो कि 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था, ठीक है। ये नहीं है शायद, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो आरटीआई का इतिहास, ठीक है। आरटीआई का इतिहास क्या रहा? तो विश्व में सबसे पहले आरटीआई किसने लागू किया था? तो ये स्वीडन देश ने लागू किया था। और कब लागू किया था? सन 1766 ईस्वी में स्वीडन देश ने से लागू किया था। भारत में सबसे पहले आरटीआई की मांग तमिलनाडु राज्य ने की थी, ठीक है। तमिलनाडु राज्य ने की थी, राजस्थान राज्य ने की थी। भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? राजस्थान राज्य ने की थी। और भारत में सबसे पहले आरटीआई को कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी दर्जा किसने दिया था? तमिलनाडु ने दिया था। और दूसरा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। भारत में सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग 1990 के दशक में किसान मजदूर, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन के मामलों में किया गया था, ठीक है, मामलों में किया गया था। अब हम बात करेंगे इसी धाराओं की। तो धारा नंबर 1 आती है। धारा नंबर 1 क्या बताती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? आरटीआई एक्ट है, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 है, ठीक है। विस्तार, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। और लागू प्रारंभ की मात्रा, देखो इसे पारित कब किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 15 जून 2005 को। और इसे लागू कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू किया गया था। धारा 2 की मात्रा, और धारा 2 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में जानकारी है। जैसे कि धारा 2 के या ठीक है, धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसमें कड़ा चढ़ा जरा इसमें आता है, ठीक है। धारा 2 का का में क्या है? समुचित सरकार की परिभाषा, ठीक है। किसकी परिभाषा? समुचित सरकार की परिभाषा है। एक ऐसी सरकार जिसे विधि द्वारा चुना जाता है, समुचित सरकार कहलाती है, ठीक है। कड़ा डा से धारा 2 के ढा में क्या है? धारा 2 के ढा की मात्रा, धारा 2 के ढा में क्या है? तो ये है धारा 2 के ढा में क्या है? सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा, सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी क्या होता है? उसी विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा अधिकारी होता है जिसके पास पहली अपील डाली जाती है, ठीक है। और हम बात करें, देखो लोकसभा और विधानसभा के मामले में इसका अध्यक्ष जो होता है वह सक्षम प्राधिकारी होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के मामले में इसका सभापति सक्षम प्राधिकारी होता है, ठीक है। और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सक्षम प्राधिकारी होते हैं। यदि प्राधिकरण केंद्र का है तो राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी होता है। यदि राज्य का है तो राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होता है। और यदि यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का प्राधिकरण है तो कौन होता है? सक्षम प्राधिकारी। तो ये अपना ये होता है, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी क्या नाम है इसका? ठीक है, सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो प्रशासक होता है, ठीक है, प्रशासक होता है। कड़ा चढ़ा इसको आता है धारा 2 का। सूचना की परिभाषा देता है। सूचना क्या है? सूचना वह है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद चढ़ा धारा 2 का जा। धारा 2 का जा में किसकी परिभाषा है? धारा 2 के जा की मात्रा, धारा 2 के जा में लोक प्राधिकरण की परिभाषा है, ठीक है। लोक प्राधिकारी या लोक प्राधिकरण की परिभाषा। अब लोक प्राधिकरण क्या क्या हो सकता है? कोई भी संस्था हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, ठीक है। कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ, कोई भी विभाग या कोई भी अधिकारी हो सकता है। जब ये सरकार के अंडर काम करते हैं तभी इन्हें माना जाएगा लोक प्राधिकरण, ठीक है। लोक प्राधिकरण या लोक प्राधिकारी माना जाता है। इसके बाद धारा 2 का अच। धारा 2 के अच में क्या है? आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। राइट की परिभाषा है, ठीक है, की परिभाषा है। सूचना के अधिकार की परिभाषा है, ठीक है। सूचना के अधिकार की परिभाषा है, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या होता है? जो उस संस्था के द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। उस संस्था के द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है, सूचना का अधिकार कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख्य धाराओं की, जैसे कि धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में क्या है? सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। और ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। धारा 4 में क्या है? धारा 4 में लोक प्राधिकरण के कर्तव्य या कृत्य के बारे में जानकारी दी गई। लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य या बाध्यताओं के बारे में जानकारी दी गई। देखो उसका क्या क्या कर्तव्य होगा? सूचना के प्रकटीकरण का कर्तव्य, ठीक है। सूचना के प्रकटीकरण का दायित्व उसके पास होता है, ठीक है। सूचना के प्रकटीकरण का दायित्व, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात सूचना को व्यवस्थित रखने का दायित्व, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचना को उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। और सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करने का दायित्व भी इसी का होता है।
इसके बाद धारा 5 में क्या है, धारा 5 की मात्र तो ठीक है, धारा 5 की मात्र तो लोक सूचना अधिकारी के पद का नाम, ठीक है, लोक सूचना अधिकारियों के पद का नाम इसमें बारे में जानकारी देता है। देखो और इनकी नियुक्ति कौन करता है, सक्षम प्राधिकरण करता है, ठीक है, लोक प्राधिकरण करता है, ठीक है। लोक प्राधिकरण चाहे तो अपने अधीन जो विभाग होते हैं उनमें लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, कितने भी है नियुक्त किए जा सकते हैं, कितने भी है नियुक्त किए जा सकते हैं, कितने भी है नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। यदि केंद्र का प्राधिकरण है, ठीक है, यदि केंद्र की संस्था है, केंद्र की संस्था है तो CPIO यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और राज्य की संस्था है तो SPIO, ठीक है, यानी कि SPIO यानी कि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है। धारा 5 के धारा 6, धारा 6 में क्या है, धारा 6 में, ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक है, RTI के लिए आवेदन करना, ठीक है, RTI के लिए आवेदन करना, ठीक है, RTI द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन, RTI द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन या प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आवेदन करते हैं हम लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी बात, प्रत्येक आवेदन के लिए 10 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ता है, ठीक है। और धारा 7 में क्या, आवेदन का निपटारा, ठीक है, आवेदन का निपटारा, आवेदन निपटारा की मात्रा, देखो आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। यदि सूचना किसी के स्वतंत्रता या किसी के जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। यदि सूचना 30 दिन के अंदर नहीं दी जाती है तो आवेदन को निरस्त मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, निरस्त मान लिया जाता है। अब धारा 8, धारा 8 में क्या है, कुछ सूचनाओं को ना दिए जाने की बाध्यता यहाँ पर दी गई है, ठीक है। कुछ सूचनाओं को दिए जाने की बाध्यताओं से मुक्ति हम कह सकते हैं, कुछ सूचनाओं के ना दिए जाने की बाध्यता यहाँ पर दी गई हैं। अब कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं, तो धारा 8 का, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, ठीक है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हित और रणनीति से संबंधित सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, ठीक है। धारा 2 का खा में क्या है, धारा 2 के खा में क्या है, ठीक है, धारा 8 का खा में क्या कहता है, न्यायालय या किसी संस्था द्वारा, किसी विभाग द्वारा मना की गई सूचना, ठीक है, मना की गई सूचना को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। धारा 2 का चा, ठीक है, धारा 2 का चा, ठीक है, विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई सूचनाओं को भी नहीं दिया जाएगा। धारा 8 का चा था ये, धारा 8 का जा, ठीक है, धारा 8 के जा में क्या है, धारा 8 के छा में क्या है, धारा 8 के छा में क्या है, किसी के जीवन से संबंधित, यदि किसी के जीवन को खतरा है, ठीक है, खतरा है तो उससे संबंधित सूचना भी नहीं दी जाएगी। और धारा 8 का जा में क्या है, धारा 8 के जा में किसी के इन्वेस्टिगेशन संबंधित सूचना भी नहीं दी जाएगी, अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन आदि की जानकारी भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद धारा 8 का झा, धारा 8 का झा किसके बारे में जानकारी देता है, तो जो धारा 8 का झा है मंत्रिमंडलों के कागज पत्र आदि की जानकारी भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद धारा 11 में क्या है, पर व्यक्ति सूचना के बारे में जानकारी देता है धारा 11, ठीक है, धारा 11 पर व्यक्ति सूचना के बारे में जानकारी देता है। देखो यदि किसी व्यक्ति द्वारा पर व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी जाती है तो जो सूचना अधिकारी होता है वह किसी पर व्यक्ति को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे बारे में सूचना मांगी जा रही है, और वो पर व्यक्ति जो है वह 5 दिन के भीतर इस पर जवाब देता है, ठीक है, 5 दिन के भीतर क्या करता है, जवाब देता है 5 दिन के भीतर व्यक्ति को सूचना देगा, ठीक है, जो सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्ति से 5 दिन के भीतर पर व्यक्ति को सूचना देगा सूचना अधिकारी कि तुम्हारे बारे में सूचना मांगी जा रही है 5 दिन के भीतर, ठीक है। और वो कह देता है कि सूचना उपलब्ध करा दो, तो 40 दिन की अवधि इसकी होती है सूचना उपलब्ध कराने की, ठीक है। यह लिखित या मौखिक रूप से किसी भी तरीके से यह बता सकता है कि तुम सूचना दे सकते हो, लिखित या मौखिक रूप से बता सकता है। इसके बाद आता है अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 3 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जानकारी दी गई। इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं, 12, 13 और 14। इन्हें याद करने के लिए रखे सू फटा, ठीक है। सू से केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति। धारा 12 में क्या है, धारा 12 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि कुल इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं अधिकतम, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है, और समिति में कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और इसमें एक सदस्य होता है जो होता है लोकसभा का विपक्ष का नेता, और एक अन्य सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा चयनित किया जाता है, ठीक है, चयनित किया जाता
है। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त एवं देखो धारा 13 में क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि या पद का समय, ठीक है, इसमें जानकारी दी गई, ठीक है। इनका ये कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, या सरकार जब तक चाहे या 3 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है, बने रह सकते हैं, ठीक है, बने रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद धारा 14 में क्या है, इन्हें हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया कब लाई जाएगी, जब देखो क्या हो, ठीक है, क्या हो भैया, इन्हें हटाया कब जाएगा, ठीक है, इन्हें हटाया कब जाएगा, तो इन्हें हटाया जाएगा साबित कदाचार के मामले में, साबित कदाचार मतलब भ्रष्टाचार के मामले में, और अपना पद धारण करने में अक्षम हो यानी कि सक्षम नहीं हो, तब इन्हें हटाया जाएगा अपने पद से, ठीक है। लेकिन इन्हें उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। अब आता है अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 की नियमांतरण, अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के बारे में जानकारी दी गई, और इसमें अनुच्छेद 15, 16, 17 है, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 17 है, अनुच्छेद 15 धारा 15, 16, 17 है, ठीक है। धारा 15 में क्या है, राज्य सूचना आयोग का गठन, और इसका गठन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, और किसकी सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें मुख्यमंत्री होगा, इसका अध्यक्ष, एक विपक्ष का नेता होगा, और एक अन्य सदस्य जिसे मुख्यमंत्री चुनता है, ठीक है। फिर धारा 16 में क्या है, इनकी पदावधि के बारे में जानकारी दी गई, वही पदावधि होती है 65 वर्ष या सरकार जब तक चाहे, ठीक है। और धारा 17 में क्या है, धारा 17 में क्या है, इन्हें हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया वही साबित कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में या अपना पद धारण करने में असमर्थ हो तो इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है, इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। ये सेवानिवृत्ति के बाद अपने पद पर दोबारा चयनित नहीं होते हैं, ठीक है, ये सेवानिवृत्ति के बाद अपने पद पर दोबारा चयनित नहीं हो सकते, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद आता है धारा 18, धारा 18 में क्या है, धारा 18 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग के ठीक है, आयोगों की शक्तियों और इनका कर्तव्य, ठीक है, आयोगों की शक्तियों उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है। देखो शक्तियों उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है। यदि देखो राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग को ऐसा पता चलता है कि विभिन्न जो सूचना अधिकारी हैं क्या नहीं कर रहे हैं, देखो आयोगों की शक्तियों में उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है, कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। सूचना आयोग जो सूचना आयोग होते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, उनके पास ये अधिकार होता है कि ये 3 व्यक्तियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, कार्रवाई कर सकता है, किस के खिलाफ कर सकता है, तो PIO के खिलाफ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ, ठीक है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ, या जो लोक प्राधिकरण होता है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई कब करेगा, अपीलकर्ता द्वारा अपील किए जाने पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद धारा 19 में क्या है, अपील के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है, अपील के बारे में जानकारी दी गई। देखो अपील कब लगाई जाती है, देखो जब PIO यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर निर्धारित समय के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो सबसे पहले प्रथम अपील डाली जाती है, या अपना सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या सूचना आवेदन निरस्त कर देता है तो प्रथम अपील डाली जाती है। और प्रथम अपील किसके पास डाली जाती है, प्रथम सूचना अधिकारी के पर, प्रथम अपीली अधिकारी के पास, प्रथम अपीली अधिकारी के पास डाली जाती है। और यह सूचना निरस्त होने के, ठीक है, जो आवेदन है, आवेदन निरस्त होने के 30 दिन के भीतर यह सूचना डाली जाती है प्रथम अपीली अधिकारी के पास, ठीक है। अब प्रथम अपीली अधिकारी भी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, यह उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो आवेदन निरस्त होने के 90 दिन के भीतर दूसरी अपील डाली जाती है। और दूसरी अपील कहाँ पर डाली जाती है, यदि केंद्र का प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग के पास और राज्य का प्राधिकरण है तो राज्य सूचना आयोग के पास यह अपील डाली जाती है। इसके बाद आती है धारा 20। धारा 20 में क्या है, धारा 20 में क्या है, धारा 20 में पेनल्टी के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है, पेनल्टी के बारे में जानकारी दी गई है। देखो यदि सूचना आयोग को यह लगता है, ठीक है, यदि सूचना आयोग को यह लगता है कि जो PIO है, ठीक है, ये सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है, ठीक है, सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है या गलत सूचना उपलब्ध करा रहा है या निर्धारित समय के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है या गलत तरीके से सूचना देने से मना कर रहा है, ठीक है, गलत तरीके से सूचना देने से मना कर रहा है, तब जो सूचना आयोग होता है इस पर पेनल्टी लगा सकता है। और पेनल्टी कितना रुपये लगाएगा, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जब से आवेदन क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है, जब से आवेदन प्राप्त हुआ है,
दिनों की गणना कैसी होगी, इसमें दिनों की गणना कैसी होगी, आवेदन प्राप्त होने तक या सूचना दिए जाने तक, जब आवेदन रिजेक्ट किया गया है तब से दिनों की गणना की जाएगी, ठीक है, तब से दिनों की गणना की जाएगी। लेकिन किसी भी स्थिति में यह 2,500 रुपये या 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी स्थिति में 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। इसके बाद धारा 24 क्या कहती है, धारा 24 में देखो अनुसूची 2 में कुछ विभागों को इससे बाहर रखा गया है, किससे, RTI से बाहर रखा गया है। और ये विभाग कौन कौन से, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB है, ठीक है, CBI है, ठीक है, IB है, CBI है, ED है, रॉ है, NCB है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, BSF है, CRPF, ITBP, CISF, NSG, SSB, असम राइफल्स, ये सभी, इन सभी को बाहर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद धारा 25 में क्या है, धारा 25 में मॉनिटर करना, ठीक है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है। सूचना आयोग चाहे तो RTI से संबंधित कार्यों को मॉनिटर कर सकती है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है, और उनकी वार्षिक रिपोर्ट क्या करती है, तैयार करती है, और ये रिपोर्ट ये सरकार के समक्ष उपस्थित करती है। ये रिपोर्ट किसके पास देती है, ये सरकार के पास देती है, ठीक है, सरकार को भेज सकती है, ठीक है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आता है धारा 27 और 28, ठीक है। धारा 27 क्या कहता है कि RTI के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, RTI के संबंध में कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास होती है, ठीक है, समुचित सरकार के पास होती है। इस अधिनियम से संबंध में नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार के पास होती है। और धारा 28 क्या कहता है, इस अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्ति सक्षम प्राधिकारी के पास भी होती है, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति इसमें दी गई है। धारा 31 धारा 30 क्या कहता है, RTI से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी, RTI से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो यह होती है भैया शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है, सेंट्रल सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है।